हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ से देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन के अगर मैं सार बताऊं तो देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप देख लो। जीववादी दृष्टिकोण, और बच्चे को लगता है कि पेड़ पौधे, चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थर के इरादे हो सकते हैं, इंटेंशन हो सकते हैं। देखिए बच्चा आपके घर में भी होंगे और आपने देखा होगा छोटे बच्चे को जब मेज से चोट लग जाए या दीवालों से चोट लग जाए या कोई भी सामान उसके पैर पे गिर जाए तो देखना मम्मी पापा बोलते हैं लो मैंने इसे मार दिया। आप कुर्सी को थप्पड़ मार देते हो, दीवार को थप्पड़ मार देते हो और बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा को लगता है कि उसे जो है जिसने उसे चोट पहुंचाई है उसे पनिशमेंट मिल चुकी है। ये क्या कहलाता है और ये किस समय होता है बच्चों में? तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कब? जब बच्चा होगा बिल्कुल प्री ऑपरेशनल में। और प्री ऑपरेशनल यहाँ से आप देख पाओगे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा ये होता है 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चे में। अब देखिए मैं कुछ और चीज़ें क्लियर कर दूं। देखिए सेंसरी मोटर जो होता है इंग्लिश में अगर आप चाहो तो याद कर लो, थोड़ा इजी नाम पड़ता है, आपकी मर्जी। हिंदी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। सेंसरी मोटर की बात की जाए तो देखिए पहला जो होगा वो होगा 0 से 2 ईयर्स। दूसरा क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की होगी। और तीसरा जो होगा यानी कि कॉन्क्रीट या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक। और आखिरी वाला होगा 11 प्लस तक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाएगा आपसे कि सेंसरी मोटर में जो है स्टेज है वो कितने साल तक के बच्चे को सेंसरी मोटर में रखेंगे, कितने साल के बच्चे को प्री ऑपरेशन में रखेंगे। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बच्चा को भी लगता है कि वो जीववाद में विश्वास करता है कि सभी सजीव हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग दरों से अलग अलग रेट से जो है वो डेवलप करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि विकास एक आयामी है? देखिए यूनिडायमेंशनल तो हो नहीं सकता है, विकास एक तरफा नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा चलता तो सपोज कर लो कि ये आदमी है, इसका एक हाथ इतना बड़ा हो जाता, ठीक है ना, और एक हाथ छोटा ही रह जाता अगर यूनिडायमेंशनल होता। देखना हम लोगों का जो बॉडी पार्ट है वो जो है मल्टी डायमेंशनल है। याद रखिएगा यूनिडायमेंशनल नहीं, ये होता है मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे एक आगामी नहीं बहुआगामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहु, यानी कि बहुत सारे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पहला तो आंसर हम लोगों का इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए विकास एक दिशीय होता है यानी कि वन डायमेंशन, ये भी गलत बात है। विकास कभी भी एक डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता है। आप जो है डेवलपमेंट जो है चारों तरफ से होता है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स को ही आप देख लो, आपका पैर भी बढ़ रहा है, सर भी बढ़ रहा है, हाथ भी बढ़ रहा है। और सपोज एक और बात है ना कि जरूरी नहीं कि हर बच्चे के साथ एक ही प्रॉब्लम हो। कोई बच्चा जो है अगर किसी की हाइट छोटी रह जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जो है बहुत सारी बुद्धि नहीं होगी, वो पढ़ने नहीं सकेगा, बोलने नहीं सकेगा। उसकी हाइट कम हुई है, फिजिकली जो उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए वो कम हो सकती है, लेकिन अदर डेवलपमेंट जैसे कल्चरल डेवलपमेंट है, सोसाइटी के साथ उसका इंटरेक्शन करने का डेवलपमेंट है, वो जो है नॉर्मल रेट से हो सकता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। विकास एक असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि विकास कुछ ही समय तक चलता है फिर बंद हो जाता है, ठीक है। आप फिजिकल वाले में ये बात बोल सकते हो कि बच्चा जो है 18 से 20 साल तक ही लंबा होता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ है वो लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, बिल्कुल सही। लेकिन आप 18 के बाद से कुछ नहीं आपने सीखा। 18 के बाद आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है, बहुत सारे डायरेक्शन में चलेगा और ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। आज भी आप वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ें सीख रहे हो, आगे भी सीखते रहोगे। तो ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे डिस हटाकर कंटिन्यूअस करेंगे तो राइट होता। तो फिलहाल यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकास की दिशा जो है अधोगामी और शीर्षगामी है। देखिए इंग्लिश में आप इसे याद रख लेना। यहाँ से देख लीजिए,
मोडिस्टल और सेफोलिकॉडल, ये इसको बोलते हैं। तो देखिए इसे कैसे हम लोग समझेंगे ये जान लीजिए आप, इसे कैसे हम लोग याद रखते हैं। देखिए जब भी अधोगामी की बात होगी ना, इसका मतलब होता है अगर बॉडी है ना, इस सेंटर से डेवलपमेंट चारों तरफ होगा, अधोगामी का ये मतलब हुआ। और शीर्षगामी का क्या मतलब होता है, सिर से पैर की तरफ। सिफोलोकॉडल मतलब सिर से जो है डेवलपमेंट होती है पैर की ओर, पहले सिर का विकास होगा फिर नीचे पैर का विकास होगा, टॉप टू टो भी बोला जाता है इसे। तो ये हो गया बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? बच्चा जब 2 से 6 वर्ष का होता है तो इस एज को क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? इन्फेंसी कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलेसेंस यानी कि शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या फिर किशोरा अवस्था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका जो बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर होगा वो यहाँ से आप देख लीजिए, 2 से 6 जो होता है वो प्रारंभिक बचपन होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है। 2 से 6 साल प्रारंभिक यानी कि, और देखिए इस साल में ना और भी क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आया है, ये जो प्रारंभिक बचपन है ना, इस टाइम में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इस टाइम में बच्चा बहुत ही क्यूरियस होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा वो, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस टाइम में पूछा जाता है। और इस टाइम में वो नकल भी करना शुरू कर देता है। अगर आपको बचपन की याद आ गई हो तो आप देखना, आप जो है छोटे बच्चे देखना, वो ऑफिस खेलते हैं कि पापा ऑफिस से आ रहे हैं तो वो ऐसे नकल उतारते हैं, वो घर घर खेलते हैं। आप लोगों ने शायद खेला भी होगा कि कोई माँ बन गया है, कोई बेटा बन गया है, तो ऐसे चीज़ें बचपन में होती है, वो नकल करते हैं, बड़ों से सीखते हैं। एक और बात, इसे टॉय एज भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? टॉय एज भी बोला जाता है, खेलने का उम्र। बच्चे खिलौने से बहुत खेलते हैं इसलिए इसे टॉय एज भी बोलते हैं। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट, भाषा विकास यानी कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट आपको इस समय सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। भाषा की ज्ञान सबसे ज़्यादा इसी टाइम में होगी। क्लियर होगी बातें? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 साल के बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? तो देखिए नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखने के लिए, दंड या आज्ञा पालन के लिए, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के लिए। तो देखिए बच्चा सबसे पहले 7 और 8 के बीच में बोला गया है, यानी कि अगर हम लोग कोहल वर्ग के 3 स्टेज को बांट दें तो ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा प्री कन्वेंशनल। कहाँ पे आएगा? प्री कन्वेंशनल। और प्री कन्वेंशनल में बच्चा 4 से 10 साल के बीच का होता है। यहाँ से आप सबसे पहले सारी चीज़ों को देख पाइए, 2-3 स्टेज आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो बच्चा क्या होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन से वो निर्णय लेगा? नैतिक निर्णय की बात कर रही है, की जा रही है। मॉरल डिसीजन क्या होगा इसका? तो देखिए यहाँ पे जो मॉरल डिसीजन होगा वो बच्चा डर से, दंड और आज्ञा से ये सारी चीज़ें करेगा। अगर घर में कोई ग्लास टूट जाए बच्चे के हाथ से, वो डर जाएगा। ग्लास को वो चुनने के पहले वो सोचेगा कि कितनी पनिशमेंट उसे मिल सकती है, पापा कितनी कुटाई करेंगे, माँ अलग से बोनस में देगी। तो ये चीज़ें बच्चा सोचने लग जाता है। और एक और बात है देखना, घर में अगर गेस्ट आए हुए हो और गेस्ट अगर बोलते हैं कि बिस्किट ले ले, बिस्किट छोटे बच्चे को देना चाहते हैं, तो बच्चा बिस्किट नहीं लेता है, क्योंकि घर वाले उसे बोल देते हैं कि अगर गेस्ट के सामने बदतमीजी करी तो अलग से जो है जम के धुनाई होगी। तो बच्चे ये आज्ञा पालन और दंड को, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं 7 से 8 साल के बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ले वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? देखिए सपोज करना आप, मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करके बता दूं कि जब सपोज कर लो, आपका ही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, बच्चे के तौर पे बाद में जाएंगे। सपोज कर लो कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। तो देखना वो मन ही मन बोलता है कि ठीक है, इसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, अभी मैं इसे बताता हूँ ये कैसे मेरे साथ ब्रेकअप कर सकता है। तो इन चीज़ों को आप देखते हो। अब मैं बच्चे के एग्जाम्पल के तौर पर आपको चीज़ें समझाता हूँ। जब आप छोटे बच्चे को देखना कि सपोज कर लो कि आपने उसका खिलौना तोड़ दिया, दूसरे बच्चे ने उसका खिलौना तोड़ दिया, तो देखना वो अकेले में बैठा रहेगा, उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया, मैं भी उसके खिलौने को तोड़ दूंगा। ऐसी बातें कौन करता है? बच्चा खुद से करता है जब वो अकेले में होता है, और इसे बोलते हैं निजी संवाद। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? याद रखिएगा,
क्या बोला जा रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पे भी गलत लिखा गया है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए इसका मतलब क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है जब आप पढ़ाते हो और उसी दौरान बच्चे से 1-to-1 इंटरेक्शन करके जो चीज़ें आप पढ़ाते हो उसी समय पूछ लेते हो, तो ये क्या होगा? इसे बोला जाता है, यहाँ से देख लीजिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, पढ़ने के दौरान सिखाने वाली बातों को। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है नॉट, यानी कि नहीं होगा। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वो कहाँ, कैसे और जो है कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे और कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो है पढ़ाई के दौरान ही जो है सारी चीज़ों को वो एक्टिवेट रहते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षक सीखने के सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, बिल्कुल बात है। बच्चा को सिखाने के लिए टीचर बहुत क्रिएटिव बनते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही है ये। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच लगातार तुलना की जाती है, बिल्कुल गलत। आप देखो, सेब और नारंगी को कंपेयर नहीं कर सकते हो या आम को कंपेयर नहीं कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी जो है खूबियाँ हैं और कुछ कुछ कमियाँ भी है। आप बोलोगे कि आम बहुत अच्छा फल है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सेब खराब है। किसी को सेब पसंद है, किसी को आम पसंद है। उसी तरह से कोई बच्चा हो सकता है कि मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करे, अच्छी बात है कि वो अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करता है। हो सकता है कि कोई दूसरा लड़का मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं करता हो, उसे ड्राइंग बहुत पसंद है, तो वो आगे जाकर चित्रकार बन सकता है। तो इसी तरह से किसी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। सपोज कर लो लता मंगेशकर जी जो हमारे बीच नहीं रही है, उन्हें अगर क्रिकेट खेलने के लिए जो है फोर्स किया जाता तो वो क्या इतनी अच्छी गायिका बन पाती, हम लोगों को गायिका मिल पाती क्या? अरे यही सचिन तेंदुलकर के माँ पिताजी अगर उसे गाने के लिए बोल देते तो क्या वो अच्छे क्रिकेटर बन पाते? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल जो नहीं है, तो फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना 2020 शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधा है। देखिए ऑब्स्टेकल की बात की जा रही है, डिसएडवांटेज की बात की जा रही है, बाधा तो बिल्कुल नहीं है। मातृभाषा के बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हर एक को अपनी मातृभाषा के तौर पे गर्व होना चाहिए। तो पहला आंसर तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, ये पॉजिटिव वर्ड है, विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल गलत बात। बच्चे को हम लोग क्या करेंगे? उसे अपने लैंग्वेज में, अपने मातृभाषा में, ये भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू कुछ भी हो सकता है, आप उसे इनकरेज करोगे कि वो अपनी मातृभाषा में ही बोलें। बाद में आप उसे दूसरी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी या इंग्लिश को सिखा सकते हो, तमिल तेलुगु कुछ भी सिखा सकते हो। अगला ऑप्शन देख लीजिए, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। देखिए कौन सा प्रस्तावित इसमें पूछा गया है, तो पहला तो ये भी इनकरेक्ट है, बाधक तो है नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए, द्विभाषा उपागम विद्यार्थियों को उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। बिल्कुल नहीं, आप मल्टीलिंग्विस्ट से पढ़ाते हो लेकिन पहले मातृभाषा को प्रमोट करते हो। तो ये आंसर फिलहाल 3 नंबर सही होगा कि आप क्लास में क्या करते हो? बहुभाषा को जो है मदद करने के लिए लोगों को इनकरेज करते हो, बच्चों को इनकरेज करते हो। सपोज कर लो एक बच्चा भोजपुरी बोलता है, दूसरा बंगाली बोलता है, तीसरा हिंदी बोलता है, तो आपके जो है क्लास में डाइवर्सिटी आएगी, बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता होती है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? देखिए यहाँ पे एक बच्चे में दूसरे के नियत को समझने की बात की जा रही है। मैं आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में से समझा देता हूँ। देखिए स्पाइशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को देखे बिना उसकी डिज़ाइन तैयार कर देते हो। इंजीनियर की बात की जाए तो देखना, इंजीनियर ड्राइंग बना देता है कि पुल ऐसे बनेगा, घर ऐसे बनेगा, यहाँ पे लिविंग रूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे एंट्रेंस होगा। तो ये स्पाइशियल इंटेलिजेंस कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है इंजीनियर। मूर्तिकार के तौर पर भी आप इसे देख सकते हो। अगला है इंटरपर्सन इंटेलिजेंस। देखिए दूसरे को, देखो इंग्लिश में आप इसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इजी पड़ेगा आपको। देखो जब भी एंटर यानी कि आप किसी दूसरे के लाइफ में एंटर कर रहे हो, दूसरे के बारे में ताक झांक कर रहे हो, आंटियाँ ये करती है खासकर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आप जो है दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो एंटरपर्सनल, और इंट्रापर्सन यानी कि आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, और नेचुरलिस्टिक यानी कि आप जब प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि।
यानी कि ऑप्शन 2। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा की अगर बात की जाए तो मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल बता दूं। ये समझ लो कि क्लासरूम है, यहाँ पे कोई बच्चे बहुत गरीब हैं, कोई बच्चा बहुत अमीर घर से आ रहा है, कोई बच्चा बहुत तेज़ है, कोई बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, कोई बच्चा जो है बहुत जो है हिंदी नहीं बोल पाता है, कोई बंगाली बोलता है। तो ये क्लास आपका क्या हो जाएगा? ये क्लास हो जाएगा समावेशी शिक्षा के तहत सबसे अच्छी जो है एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हो। यानी कि ये क्या है, यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। तो देखिए समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। पहला देख लेते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही। देखो जहाँ पे भी केवल दिखे गलत बात है। अभी मैंने समावेशी शिक्षा में क्या बताया, सारे लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, अपना पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। देखिए फिर से यहाँ पे सिर्फ की बात की जा रही है, यहाँ पे भी लिमिटेशन लगाया जा रहा है, गलत हो जाएगा ये। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। देखिए जहाँ पे ओनली सिर्फ केवल, गलत कर दीजिए, गलत हो गया ये। चौथा ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल सही, मैंने यही आपको बताया था। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। देखिए गलत बात है, मैंने अभी तुरंत बताया था तुलना नहीं करना है आपको। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। बिल्कुल सही, आप बच्चों को समझोगे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप पाठ्यक्रम तैयार करोगे, किताबें तैयार करोगे, रूटीन सेट करोगे। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। तो ये आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। कोई भी शिकायत सुझाव कुछ भी हो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।